नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। 40 सालों में पहली बार दिल्ली एनसीआर में आने वाले सभी राज्यों यानी कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में एक ही राजनीतिक दल की सरकार हो गई है। बीजेपी तीनों राज्यों में सत्ता में है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, राजस्थान में भजन लाल शर्मा और हरियाणा में नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार चल रही है। जीत के बाद जश्न में सराबोर बीजेपी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने डबल इंजन की सरकार को चुना है, जिससे शहर में विकास की गति तेज होगी। तो अब दिल्ली को ये उम्मीद है कि जो काम 10 सालों में नहीं हुए वो अब पूरे होंगे। सबकी नज़र आने वाले दिनों में देश की राजधानी में होने वाले परिवर्तनों पर टिकी हुई है। सवाल कई हैं। क्या डबल गति से विकास होगा? रुके हुए काम पूरे होंगे? क्या दिल्ली की हवा पानी साफ हो जाएगा? क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या वादे बीजेपी की तरफ से चुनाव से पहले जनता से किए गए थे, जिसमें बड़े वादे ये हैं कि दिल्ली में बीजेपी हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये देगी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक 2500 रुपये मिलेंगे, 70 साल से ऊपर के लिए 3000 रुपये, गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये, केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा, 10 लाख तक का इलाज मुफ्त है। वादे तो कई हैं। वादा ये भी है कि यमुना साफ हो जाएगी। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि लैंडफिल को साफ किया जाएगा। 3 सालों में आर्थिक तौर पर कमज़ोर महिलाओं को पैसे मिलेंगे। ये तो वादे सभी कर रहे हैं। दिल्ली के युवाओं के लिए 50,000 सरकारी नौकरी की भी बात है। तो देखेंगे कि क्या ये वादे पूरे होंगे। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक। लगातार सभी लोग विश्लेषण में लगे हुए हैं, हार और जीत के कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। जगदीश मामगाई हैं जो पूर्व अध्यक्ष हैं एमसीडी के, और प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। घनेंद्र भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। प्रेम शुक्ला जी, जीत गए हैं आप लोग, ऐतिहासिक जीत है, और अब किसी तरह की कोई जिसको कहते हैं कि एक्सक्यूजेस जो आम आदमी पार्टी की तरफ से हमेशा दिए जाते थे कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती, वो है नहीं। डबल इंजन की सरकार आपकी होगी तो लोगों की उम्मीदें भी ज़्यादा हैं। तो क्या है एजेंडे पे? उम्मीद करें जनता की डबल गति से ये काम चलेगा अब? निश्चित तौर पर देखिए, दिल्ली के का जनकल्याण, दिल्ली के जनता को जिस तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ा है, उन समस्याओं का समाधान करना हमारे एजेंडे की प्राथमिकता है। तो समस्याएं क्या क्या थी ये भी आप बता देंगे कि दिल्ली की जनता को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? हवा साफ हो जाएगी, यमुना साफ हो जाएगी, पीने का पानी मिलेगा। आपको ध्यान ही होगा, प्रदूषण का प्रकोप जो है पूरी दिल्ली को झेलना पड़ रहा था। जो है पेयजल में जो है घटिया पेयजल सबको मिल रहा था, गंदा पानी जो है नल में जो है नाली का पानी बह रहा था। तो हर घर जल से शुद्ध, हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाना जो है हमारा दायित्व है, और हम निश्चित तौर पर वो पूरा करेंगे। यहाँ जिस तरह से सीवर में यूपीएससी के छात्र भी राजेंद्र नगर में जिस तरह से डूबकर मरने के लिए मजबूर हुए, उस तरह से खुले सीवरों से दिल्ली को मुक्ति दिलाना हमारी प्राथमिकता है। शुक्ला जी, टूटी फूटी सड़कों से जो यूरोप, ठीक है, आपने बहुत सारे वादे किए हैं कि सड़कें अच्छी हो जाएंगी। ये सब वादे आम आदमी पार्टी ने भी किए थे। उनका कहना था कि यूरोप की सड़कों की तरह यहाँ पर सड़कें बन जाएंगी, पानी साफ होगा, यमुना साफ होगी। ये वादे किए थे उन्होंने। तो वो काम क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने लगातार ये कहा कि केंद्र सरकार उनके काम में अड़ंगा लगाती रही। प्रेम शुक्ला जी जी, देखिए उनका संकट था बहानेबाजी करना। भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश में वादा किया उसको 100% पूरा किया। हमने जो महाराष्ट्र में संकल्प लिया था उसको पूरा किया। केंद्र सरकार में हमने 2014 के संकल्प पत्र में जो हमने संकल्प लिए थे, 99% संकल्पों की हमने पूर्ति की जी। 2019 में हमने जो संकल्प लिए थे, 96% संकल्पों की हमने पूर्ति की। चलिए, तो हम जो संकल्प पत्र में सामने रखते थे, बाकी दल जो हैं वो घोषणा पत्र नगमा जी ले आते हैं, भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र ले आती है। वही संकल्प लेना जो जिसकी पूर्ति करने में आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है वो पूरा करती है, यानी भारतीय जनता पार्टी के वादे जो हैं वो वादे होते हैं, वो पूरे होते हैं। बाकी पार्टियों
या आम आदमी पार्टी की बात का वादे नहीं कोई संकल्प खास होते हैं, नगमा जी। महत्व नहीं है? जवाब देंगे आप घनेंद्र भारद्वाज। वादे आपने बहुत किए थे, पूरे नहीं हुए, क्यों नहीं पूरे हुए? आपके वादे जो हैं वो सिर्फ कहने की बातें थी। देखिए नगमा जी, दिल्ली के अंदर हमारी सरकार रही, 10 साल सरकार रही। 10 साल हमने बहुत काम करा, ईमानदारी से काम करा। दिल्ली के सब लोगों की हमने बिजली फ्री करी, दिल्ली के लोगों का पानी फ्री करा, महिलाओं की बसों में फ्री में यात्रा कराई, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, स्कूल अच्छे करे, अस्पताल अच्छे करे, मोहल्ला क्लिनिक बनाई, दवाई फ्री करी, इलाज फ्री करा, बहुत काम करे। अब दिल्ली के लोगों ने जो मैंडेट दिए, जो जनादेश है, उसका हम सम्मान करते हैं और हमारी उम्मीद है कि जो भी सरकार अब आने वाली सरकार है वो अपने तमाम वायदों को पूरा करेगी। जैसे प्रेम शुक्ला जी भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हो कि इन्होंने वायदा करा कि 500 रुपये का गैस सिलेंडर हर घर में मिलेगा, हर महीने मिलेगा। तो हम चाह रहे हैं कि अगले महीने से लोगों को 500 रुपये का गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाए। पहली कैबिनेट मीटिंग में 2500 रुपये जो हर महिला को देने की उन्होंने घोषणा करी है, 25 रुपये दिल्ली की हर महिला को मिलने शुरू हो जाएंगे। 8 मार्च से पहले इन्होंने कहा था कि पहली किस्त भी आ जाएगी, तो हम इंतजार करेंगे कि 8 मार्च से पहले दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपये भी आ जाएं। और जिन्होंने कहा है कि भी दिल्ली तो अब बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी, दिल्ली की हवा साफ़ हो जाएगी, दिल्ली की जमुना साफ़ हो जाएगी, दिल्ली की रोड अच्छी हो जाएंगी, तो दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधर जाएगी। सारी चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी ने काय करे, हम एक सकारात्मक आपने जो कहा था वो आप लोग क्यों नहीं कर पाए? यमुना साफ कर नहीं पाए, लैंडफिल का काम हुआ नहीं, पानी रिवर और सीवर कहते हैं अलग अलग हो नहीं पाया, मिक्स हो गया, वो नल से गंदा पानी आता था, तो आपको रुकावट कहाँ पे आ रही थी? नगमा जी, हमने सारे काम करे और केजरीवाल साहब ने, अरविंद जी ने आपके सामने आके सारे मीडिया के सामने पहली बार ईमानदारी से, नहीं तो इस देश में कोई नेता अपने काम को ये नहीं कहता कि मैं ये काम नहीं कर पाया, झूठ बोल देता है हाँ जी मैंने करा। उन्होंने ईमानदारी से बड़ी साफगोई से कहा कि मैं यमुना का काम नहीं कर पाया, उसकी दिक्कत थी। मैं दिक्कत क्या थी मैं अब आपको बताऊंगा कि आप और हम जानते हैं 2 साल 2.5 साल पूरे कोविड में खराब हुए। जैसे कोविड की सिचुएशन से बाहर निकल के बीजेपी वालों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे झूठे केस लगाने शुरू कर दिए। केजरीवाल जी जेल चले गए, मनीष जी जेल चले गए, दिल्ली के सारे काम रुक दिए। सब आपने देखा है कि पिछले 4 साढ़े 4 साल में 2 साल अगर कोविड के निकाल दो तो 2-2.5 साल किस विपरीत परिस्थितियों में हमने काम करा हम जानते हैं। लेकिन फिर भी हम दिल्ली के लोगों को, क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी, हमने वायदे करे थे, फिर भी हम सब लोगों के काम करते रहे। सिर्फ घनेंद्र जी, अब यही उम्मीद है दिल्ली की जनता ने शायद जो अब इस बार बदलाव के लिए वोट किया है अमिताभ जी, तो शायद यही उम्मीद रही होगी कि कम से कम अब ये ना सुनने को मिले कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। क्योंकि ये बातें जो हैं, अब पता नहीं इसे बहाना कहना ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन लोग कहने लगे थे कि जो सरकार है दिल्ली की वो लगातार ये कहती है कि हम काम करें कैसे, हमारे पास बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो लोगों को लगा कि अब ये काम कर नहीं पा रहे हैं तो हम बदल देते हैं। ये भी एक कारण रहा होगा, बहुत बड़ा कारण रहा है ये, खास करके मिडिल क्लास जो वोटर है, जो लाभार्थी नहीं है बहुत सारे आम आदमी पार्टी के स्कीम्स का, वो इस तू मैं से परेशान था। कहीं ये जो पासिंग द बक जिसको हम कहते हैं कि भाई हम काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें नहीं करने दे रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है भाई सरकार आपकी है, पंजाब में भी आपकी सरकार है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा प्रॉब्लम, आपने वादा किया था। तो एक फ्रस्ट्रेशन था वोटर्स में, इसलिए उन्होंने शायद ऐसा सोचा कि चलो भाई भाजपा को दे दो, डबल इंजन की सरकार रहेगी, तो अब इनको काम जो है वो करना पड़ेगा। चारों तरफ भाजपा की सरकारें, 3 और सरकारें हैं तो 5 इंजन हो गए, शायद 5 इंजन हो गए। तो ये अब जो मूल मुद्दे हैं, देखिए कैश ट्रांसफर वगैरह जो वादे हैं ये तो आसान है, इसमें तो क्या बजट में एलोकेशन करना है और आपको ट्रांसफर कर देना है पैसे। तो हाँ, क्या वादे मुश्किल रहेंगे पूरे करने? जो यमुना क्लीनिंग का वादा मुश्किल है, ये चुनौतीपूर्ण काम है, इतना आसान काम नहीं है। एयर पोल्यूशन जिससे दिल्ली हर बार दिवाली में, विंटर्स में उसको परेशानी देखने को मिलती है, ये भी कोई आसान काम नहीं है। और खास करके जब आप हमेशा कहते हैं कि पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से होती है, तो अभी भी सरकार वहां पे, और आज भी दिल्ली में जो 3rd लेयर ऑफ गवर्नमेंट है वो आम आदमी पार्टी के पास है, एमसीडी, जो कि सिविक इश्यूज के लिए जिम्मेदार है। तो भाई मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे भी कि अभी भी वो समस्या बनी रहेगी आपको लगता है, क्योंकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, तो ये जो पुरानी समस्या थी कि काम नहीं कर पा रही है एमसीडी, अब यहाँ पर सरकार बीजेपी की रहेगी तो वो कैसे चलेगा, वो तालमेल हो पाएगा? वो तालमेल इतना आसान नहीं रहने वाला है। एमसीडी और स्टेट गवर्नमेंट का तालमेल इतना आसान नहीं रहने वाला। देखिए आम आदमी पार्टी भी हारी है, तो अब एक थोड़ा अग्रेसिव मोड में आएगी आम आदमी पार्टी। स्टेट असेंबली में भी एक चुनौती
पेश करेगी तो अब लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो कोऑर्डिनेशन बेटर हो सकता है। एलजी और चीफ मिनिस्टर में तो बेटर होगा। तो ये उम्मीद है लोगों को कि भाई अब जो पेंडिंग काम है एटलीस्ट ये हो जाए। अब ये उम्मीद है कि कम से कम एलजी और जो स्टेट गवर्नमेंट इसकी लड़ाई से छुटकारा मिलेगा और बात कुछ आगे बढ़ेगी। निश्चित रूप से। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहले केंद्र में अलग सरकार हुआ करती थी और दिल्ली में कांग्रेस। शीला दीक्षित के ज़माने में आपने देखा है बीजेपी वो हमेशा रहा है कि बीजेपी की सरकार रही और केंद्र में कांग्रेस थी, फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार रही और यहाँ कांग्रेस की थी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो अभी घनेंद्र जी ने एक बात कही, आपने ध्यान दिया, कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने कितनी ईमानदारी से ये बात कह दी कि हम यमुना साफ नहीं कर पाए। ये बताइए कि यहाँ बेईमानी से कोई बात करने की गुंजाइश थी क्या? यमुना कैसी है इसको तो आप बदल नहीं सकते थे। तो देखिए ये जो बातें हैं केजरीवाल जी का जो इस बार हुआ है, मैं अगर ये सवाल करूं कि शीला दीक्षित को छोड़ के लोगों ने केजरीवाल को क्यों वोट दिया था, तीन ही चीज़ होती है। जनता नेताओं की बातों पर भरोसा करती है और जब कभी करप्शन का जो नेता होता है, जैसे अन्ना हजारे थे या 74 में जेपी थे, जो राजनीति में नहीं हैं, तो उनका बहुत भरोसा होता है। उस मंच पर बैठ करके जो आदमी आया, नारे तो दो ही थे। अन्ना हजारे कोई दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आंदोलन नहीं चलाया था। वैकल्पिक राजनीति और लोकपाल, लोकपाल का मतलब था करप्शन कम हो, आम आदमी की ज़िंदगी से भ्रष्टाचार खत्म हो, और एक वैकल्पिक राजनीति। वैकल्पिक राजनीति भी यही होती है कि न्यायोचित विकास हो। मेरा कहना है कि न्यायोचित, जैसा लगे कि न्याय हो रहा है और जिसका जो ड्यू है उसको मिल रहा है, यही वैकल्पिक राजनीति है। आपने इतने 10 सालों में न कभी वैकल्पिक राजनीति की बात की, न कभी आपने लोकपाल की बात की। चलो आपने एक यूनिक चीज, सरकार जो है करप्शन में फंसी, घोटाले में फंसी, मैं उसी पा रहा हूँ। तो एक इन्होंने यूनिक चीज निकाली, यूएसपी जिसको कहते हैं, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, कि मुफ्त का देंगे। चलो ठीक है। तो जब प्रतिस्पर्धा हो रही थी, जब पार्टियों ने, बाकी पार्टियों ने देखा कि यार इसका तो ये चल रहा है, तो बाकी पार्टियों ने कहा कि हम भी आपकी लाइन पर खड़े होते हैं जी। तो आपका वो यूएसपी खत्म हो गया। फिर तो ये देखा गया, जनता ये देखती है कि किस पर भरोसा है, किसका अतीत कैसा रहा है। बीजेपी चाहे कुछ भी हो, लेकिन मोदी पर केजरीवाल की तुलना में जनता का ज़्यादा भरोसा है। और आप देखिए जून में जब कुछ कम सीटें मिली पार्लियामेंट में, उसके बाद 3 इलेक्शन हुए हैं और तीनों में आप देखिए एक्सपेक्टेशन से अलग, मीडिया के कयास से अलग, जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो। रामकृपाल जी, आप जो भरोसे की बात कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी है उस पर से भरोसा तो बिल्कुल टूटा है। केजरीवाल जी आंदोलन से निकले नेता थे और नेता बनने को नहीं आए थे, लेकिन वो तमाम वादे जो उन्होंने किए थे या जो बातें थी वो छोड़कर वो नेता बने। और जहां तक आप फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, उसके पीछे सभी पार्टियां आप लग गई, सभी वही दे रही हैं, वो रेवड़ियां दे रही हैं, फिर उनके पास कुछ अलग नहीं रहा। और आपने कहा कि मोदी जी का भरोसा जो वो ज़्यादा है केजरीवाल की गारंटी पर, अब लोग भरोसा नहीं करते, शायद इसलिए भी क्योंकि 10 साल लोगों ने देख लिया है। घनेंद्र भारद्वाज, एक लाइन और इसके ऊपर आपकी बातों पर वो रिएक्ट करना चाह रहे थे। घनेंद्र जी, अब क्या कह रहे हैं? देखिए, रामकृपाल जी की कुछ बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि रामकृपाल जी ने जिस तरीके से बोला कि भी करप्शन में फंस गए, कोई करप्शन में नहीं फंसा, किसी कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं करा, झूठे केस लगवा के एफआईआर करवा के जेल भेजना, ये तो कोई भी कर सकता नहीं, है। मैंने नहीं कहा करप्शन में फंसे। इनकी है, एजेंसीज इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, झूठे केस लगा धनेंद्र के जी, आप 2.5 कह साल ये में रहे हैं केस झूठे में केस, कोई बात ये है कि जो जनता का परसेप्शन था आपके बारे में कि आप आंदोलन से निकली पार्टी हैं, आपके जो सहयोगी थे जो छोड़ कर गए, वही लगातार ये बात कहते रहे, तो लोगों का जो विश्वास था वो जरूर कम हुआ है। जी नगमा जी, हमारे यहाँ ये कहते हैं कि अगर किसी झूठ को बार बार बोला जाए तो झूठ को लोग सच मानने लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ का प्रोपेगेंडा था, उससे लोग मिसगाइड हुए, कहीं ना कहीं बार बार झूठ बोलने से लोग भ्रमित। आपको नहीं लगता कि लोगों को ये भी लगा कि इनसे काम नहीं हो पा रहा है? अगर आप ही खुद कह रहे हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही थी। ना, लेकिन आखिरी में भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि इनका कोई भी तीर चल नहीं पा रहा,
आखिरी में बीजेपी ने ये बोला, मोदी जी ने आके दिल्ली में, कि जो अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल की कल्याणकारी योजनाएं, मैं उन सबको जारी रखूंगा। मैं दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं वो भी दूंगा, जो दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं वो भी दूंगा, जो महिलाओं को बसों में यात्रा करा रहे वो भी करवाऊंगा, जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहे वो भी करवाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक भी ऐसे रखूंगा। आपकी जीत जब रही मोदी जी को, क्योंकि आप लोगों ने जो शुरू किया, मोदी जी ने कहा कि वो वही कंटिन्यू करेंगे। आपको लगता है कि एक बड़ी बात रही कि जो आप लोगों ने किया, प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी वही कर रही है जो आम आदमी पार्टी ने किया, चाहे वो फ्रीबीज की बात हो, बाकी जितनी भी चीजें गिनाई हैं अभी भारद्वाज जी ने। देखिए, भारद्वाज जी ने जो है सबको नल में नाली का पानी पिलाया। भारतीय जनता पार्टी नल में नाली का पानी तो नहीं पिलाने वाली है। इन्होंने सिर्फ, जब आदरणीय केजरीवाल जी राजनीति में आए थे तो अकेले खांस रहे थे, पूरी दिल्ली को खांसने पर मजबूर किया। हमने ये कंटिन्यू करने के लिए तो नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि यमुना जी को साफ कर देंगे 5 वर्षों में, नहीं तो मुझे वोट मत देना। यमुना जी साफ नहीं है, अभी ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। इन्होंने श्रीमान नितिन गडकरी पर आरोप लगाया और नितिन गडकरी पर एक प्रमाण नहीं दे पाए, अदालत में जाके नाक रगड़ कर माफी मांगी। इन्होंने जो अरुण जेटली जी पर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, नाक रगड़ कर माफी मांगी, कान पकड़ा इन्होंने जाके अदालत में। कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं उसमें से कुछ भी साबित नहीं हो पाया है और ये सिर्फ आरोप है। जो शराब घोटाले की बात है, तो कम से कम नहीं, आप बहुत अच्छा प्रश्न कर रही नगमा जी। नगमा जी, यहाँ तो कोई कान पकड़ के माफी नहीं मांग रहा है ना, यहाँ तो इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल है। इनको अभियुक्त के तौर पर आप कृपा करके इस बात को जान लीजिए, भारत के जो है आपराधिक प्रक्रिया की जो व्यवस्था है उसमें जब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं होगा तो उसको अगर पुलिस गिरफ्तार भी कर ले या कोई एजेंसी गिरफ्तार भी कर ले, उसकी हिरासत अदालत तभी देती है जब प्रथम दृष्टया प्रमाण अदालत की दृष्टि में पाए जाते हैं। जब स्पेशल पीएमएलए कोर्ट को यह लगा कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का प्रथम दृष्टया प्रमाण है, जब सीबीआई की अदालत को, विशेष अदालत को लगा कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, श्रीमान मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रमाण है, तभी उसने कस्टडी दी। प्रेम शुक्ला जी, अब आप जीत चुके हैं और ये लोग हार गए। जनता ने आपकी बात को मान लिया है, पर घनेंद्र भारद्वाज इस पर जवाब भी देना चाह रहे हैं। घनेंद्र जी बताएं, कहें अपनी बात। देखिए नगमा जी, 3 चीजें हैं। आपने केजरीवाल जी पे एक झूठा केस लगाया, आपकी ईडी सीबीआई ने गिरफ्तार करा, उन्हें जेल भेज दिया, लेकिन 2.5 साल के अंदर 1 रुपए की रिकवरी नहीं दिखा पाए। 2.5 साल के अंदर इन्होंने एक भी, इनके पास इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। 2.5 साल के अंदर कोई मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। विटनेस कौन है? जो खुद एक्यूज थे, समीर महेंद्र, अमित अरोड़ा, दिनेश घनेंद्र भारद्वाज नहीं है ना मित्र, लोग खुद एक्यूज थे, सारे एक्यूज थे। कोई एक और वादा किया है बीजेपी ने जीतने के बाद कि एसआईटी बनेगी और तमाम तरह के करप्शन के मामलों पर जो है जांच पड़ताल होगी। तो अब आगे ये देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और बात जहां हमने की कि काम जो है वो अब क्या ज्यादा स्पीड से होगा, डबल स्पीड से होगा। एक समस्या आ रही है एमसीडी की कि वहां पे अभी भी आम आदमी पार्टी है। किस तरह के टकराव रहते हैं? जगदीश मामगाई, आप पूर्व अध्यक्ष रहे एमसीडी के, आपको लग रहा है कि अभी भी इसमें समस्या आ सकती है काम करने में? नहीं, समस्या नहीं आ सकती। दरअसल थोड़ा सा चेंज हुआ है। लास्ट 2022 में जब एमसीडी को यूनिफाइड किया गया था तो एमसीडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया। तो एक तो एमसीडी अब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। दूसरा, एमसीडी में जो इलेक्टेड बॉडी है वो एक डिबेटिंग हाउस है। एग्जीक्यूशन की जो पावर है और फाइनेंशियल पावर है वहाँ कमिश्नर के पास होती है और एलजी जो है उसके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो इसलिए एमसीडी की हाउस में आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली वो बाधक नहीं बन सकते। प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम ये थी कि दिल्ली जो है सेंट्रल रूल्ड स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, तो लैंड उनके पास, सेंटर के पास, लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के पास और सर्विसेज सेंटर पास। अब उसमें क्या है कि मान लो जैसे ये कूड़े के ढलाव का मसला है। कूड़े के ढलाव का मसला ये था कि तीनों जगह जो 20 मीटर की हाइट होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा 70 तक पहुंच गया था वो। तो कोर्ट ने ये कहा, जब पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाजीपुर में 2 लोगों की डेथ होने के बाद कोर्ट ने कहा कि भाई अल्टरनेटिव साइट दो, और 2020 के बाद ये तय हुआ कि वहाँ कूड़ा नहीं डलेगा, नई साइट पर डलेगा। और डीडीए को कहा आप 6 साइट दो। अब डीडीए लैंड अथॉरिटी है सेंटर के पास, कूड़े का प्रोसेसिंग करनी है एमसीडी ने। तो एमसीडी में भले ही उस समय बीजेपी की भी गवर्नमेंट थी, पर
डीडीए वो लैंड साइट नहीं दे पाया, जिसकी वजह इसी से में फंस के रह गए और कूड़े का ढेर बढ़ता चला गया। जिसकी वजह से वो बढ़ता रहा। आज भी उसकी स्थिति क्यों? हम उम्मीद करें कि कूड़े का ढेर घट पाएगा अब। नहीं घटेगा तो सही, पर सवाल यह है खत्म कैसे होगा? कैसे? जब रोज 11,300 टन डलता रहेगा तो आप उसको तो फिर खत्म ये जो करोगे। चुनावी वादा संकल्प पत्र में है कि लैंडफिल्स जो है वो खत्म कर देंगे, आपको लग रहा है ये सिर्फ कहने की बात है? नहीं, ऐसा है। पहली बात तो क्या है कि अभी सरकार बनी भी नहीं है और अभी से हम पर ये मान लें, संकल्प पत्र जारी कर दिया गया, ये मान गारंटी लें कि मोदी जी नहीं की होगा, है। ऐसा नहीं है। उसमें कहानी ये है कि गवर्नमेंट ने, मतलब अब पिछली गवर्नमेंट ने भी, मैं इस पर नहीं जाता कि ये अभी होगा, पहले नहीं हो रहा। वेस्ट टू एनर्जी 4 खड़े, दिल्ली में 4 चल रहे हैं अभी वेस्ट टू एनर्जी। जी। वेस्ट टू एनर्जी का कंसेप्ट भी यही है कि वहां से जो कूड़ा है वहां जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी या कुछ कन्वर्जन होगा। अब प्रॉब्लम इसमें एक ये आ गई है, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं उसको खत्म करने की। अभी तो ट्रॉमल मशीन से उसको कम कर रहे हैं, जी। लेकिन उसके साथ साथ ये वेस्ट टू एनर्जी जो है, अब लेटेस्ट क्या हुआ कि जो ये इधर ओखला वाला वेस्ट टू एनर्जी है, उसके बारे में एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने लिख दिया कि उससे हेल्थ हैजार्ड्स हुए हैं और वहाँ आसपास जो है प्रॉब्लम आ गई है लोगों को और वो जहरीला है मामला। तो अब वेस्ट टू एनर्जी पर क्वेश्चन मार्क लगने से और अल्टरनेट है, अल्टरनेट की कभी कमी नहीं होती। सवाल ये होता है कि वेदर यू आर सिंसियर और नॉट। मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जो पिछली बातें चल रही हैं वो गए वक्त की बात है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्री बीज, अभी चुनाव में भी फ्री बीज के अलावा गवर्नेंस पर किसने बात करी? अब पॉल्यूशन है। मैं एक ब्रेक ले लूं और वापस आऊंगी इस पर, क्योंकि ये लंबा मुद्दा है। बात फ्रीबीज का क्या अब कल्चर खत्म होगा? सभी पार्टियां दे रही है, जैसा आपने बताया था बीबी कि अब ये यूएसपी नहीं रहा किसी पार्टी की। बात यह कि गवर्नेंस पे कितनी डिलीवरी होगी और जो एमसीडी के मुद्दे हैं वो किस तरह हल होंगे। दिल्ली वालों की जो लाइफस्टाइल है या यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, क्या वो बेहतर होगा? इस पे चर्चा करेंगे हम। जो वादे किए गए हैं वो कितने पूरे होंगे और कितनी स्पीड से पूरे होंगे। इस ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो आप देख रहे हैं हम लोग, और हम बात कर रहे हैं कि अब बीजेपी की शानदार जीत के बाद दिल्ली की जनता क्या उम्मीद करें, क्या उम्मीद करें हम लोग। डबल इंजन की सरकार तो डबल स्पीड से होगा काम। जगदीश मंगाई, आपसे मैं चर्चा कर रही थी इसके पहले। मैं बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूंगी कि आपको एमसीडी और शहर के जो तमाम काम होते हैं उसमें क्या बदलाव गवर्नेंस और डिलीवरी में दिख सकता है अगर बीजेपी केंद्र में है और बीजेपी दिल्ली सरकार में? देखिए, एक फ़ायदा ये है कि जो मल्टीप्लिसिटी की एजेंसीज की मल्टीप्लिसिटी का आपस में टकराव है, नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल कोई नहीं है। तो अब चूंकि नोडल एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में भी सेम गवर्नमेंट है, तो अब आप ये नहीं कर सकते। देखिए क्या है कि इस अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से पहले असेंबली में पुलिस रिप्रेजेंटेशन भी होता था, कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर आते थे ताकि लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज़ पे बात हो। डीडीए के भी आते थे, सब आते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में कोई रिप्रेजेंट नहीं करता। तो अब एक फ़ायदा तो ये है कि कलेक्टिव मीटिंग्स होंगी, तो कलेक्टिव मीटिंग्स होंगी तो गवर्नेंस पे बात जरूर होगी। उम्मीद करें कि बेटर गवर्नेंस हो पाएगी, दिल्ली वालों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी, जो अड़चनें आती थी वो नहीं लगेंगी। वैसे मेरा ये मानना है पर्सनली कि ये सारी चीज़ें 2 चीज़ों पे निर्भर करती हैं। नंबर 1 कि जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो कितना विजनरी होता है। देखिए, पैसे की कभी इशू नहीं होती, इशू होती है कि उसके पास नए और जैसा आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही कि चीफ मिनिस्टर का विजन कुछ भी हो, अगर काम ना करने दिया जाए तो काम नहीं कर पाए। ये बात अमिताभ तिवारी लगातार शिकायत रही। जी, आपके पास भी आऊंगी मैं, क्योंकि एलजी के पास बहुत सारे पावर्स चले गए ना। हाँ, जो ऑर्डिनेंस हुआ उसमें एलजी के पास बहुत सारे पावर्स चले गए, तो अब ये टकराव की स्थिति नहीं हो सकती ना। अभी मान लेते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही कुछ पावर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर की तो है ही, तो चीफ मिनिस्टर भी तो आपका ही है ना। तो जो सर कह रहे हैं कि बेटर कोऑर्डिनेशन फॉर गवर्नेंस, अगर दोनों मिलकर एक विजन डेवलप करते हैं तो उसमें अब कोई कोताही नहीं हो सकती ना कि भाई सरकार हमारी, अब कोई कोताही नहीं होगी तो जवाबदेही भी ज्यादा होगी सरकार की कि अब आपको कौन रोक रहा है काम करने से। रामकृपाल जी, देखिए, मैं 2 उदाहरण आपको दे रहा हूँ। एक मयूर विहार से बारापुला का एक्सटेंशन होना था मयूर विहार तक। इसमें क्या था कि थोड़ी ज़मीन यूपी की आ जाती है और दिल्ली की है। ये झगड़ा चलता रहा और आज तक
वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि अभी दिमाग में था कि कैसे होता है, और इसलिए कि जब आप पूरे एनसीआर में एक ही पार्टी की सरकार होगी जी। तो कल्पना कर लीजिए ये मुद्दा 15 मिनट का है। दूसरी बात, ये सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, ये जो मैंडेट आया है ये मोदी के नाम पे आया है, और मोदी जो हैं उनके काम करने का तरीका ये है कि हर प्रोजेक्ट का वो मॉनिटरिंग करते हैं। अगर कोई भी चीज़ हुई, देखिए अब दिल्ली से मेरठ जो बना हुआ है जी। ये मनमोहन सिंह के ज़माने से होता था, नहीं बना, लेकिन बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग हुई, आज तो बन गया। मतलब बेहतर उम्मीद करें दिल्ली के लोग कि मोदी जी खुद मॉनिटरिंग करेंगे और चीजें होंगी यहाँ पे, और मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो एक बड़ा सवाल है। आपको बीच में टोक रही हूँ, माफ कीजिएगा। ये यहाँ पे लोग भी बैठे, समय भी कम है, तो कुछ लोगों के यहाँ पे सवाल भी हैं। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? पूछिए सवाल अपना। माइक ऑन। नगमा जी, देखिए मैं जो आपको बीजेपी उम्मीद ने है कि अब कुछ बेहतर होगा? बिल्कुल, मेरे को पूरी उम्मीद है कि सरकार दिल्ली के सिटीजन्स के लिए कुछ अच्छा कर पाएगी अब। और मैं सबसे पहली चीज आप क्या चाहेंगे? मैं बेसिकली जो बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है, मैं उम्मीद करता हूँ वो तो पूरा करेंगी। मैं दिल्ली के जे कॉलोनी बदरपुर खादर क्षेत्र से आता हूँ। वहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, जो कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन से जो रोड है जो कॉलोनी को जाती है, जी। उसको वो थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, बिकॉज उसके ऊपर काफ़ी ट्रैफिक का दबाव है। दूसरी चीज़ जो काफ़ी लंबी मांग रही है हम क्षेत्रवासियों की, जी। सीवर और पानी की, उसके ऊपर हमारी जो आने वाले मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उम्मीद तो आपको करूंगा उम्मीद है कि वो सीवर और पानी की जो समस्या है वो हल हो, ऐसी उम्मीदें हैं लोगों को। कम से कम प्रेम शुक्ला जी ये सुन ले ध्यान से कि लोग क्या क्या उम्मीद रख रहे हैं। आपका मैम, आप क्या चाहती हैं? हाँ, मैं कालका जी क्षेत्र से सुनीता गुलेरिया बोल रही हूँ। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है और हम अब चाहते हैं कि विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी गति से होए। पानी के बिलों का मुद्दा है और सफाई पानी का के बिल मुद्दा ज़्यादा है। आ रहे थे? बहुत बिल हैं, और उसी का ही केजरीवाल जी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करवा रहे थे कि भाई हम ये सब माफ़ करवा देंगे, जी। जीरो बिल हो जाएगा सबका। तो वो तो उम्मीद है ही हम लोगों को। तो और गंगा और जमुना किसी की की कोई सफाई। उम्मीद या कोई सवाल? आप चाहती हैं यमुना का पानी साफ हो? आपका क्या सवाल है? जी, माइक लेके बोलिए। सो मेरा क्वेश्चन प्रेम सर से है। हाँ। प्रेम सर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल से आपकी सरकार है, और गोमती का पानी वहाँ पे नाले से कम नहीं है, जो मैं कह सकता हूँ नाले से कम नहीं है। आपने यहाँ पे पूरी दिल्ली में पोस्टर लगवाए यमुना मैया का पानी नाले जैसा। तो क्या इस पे काम होगा या सिर्फ ये तो चुनावी मुद्दा बनकर प्रेम रह शुक्ला जी जवाब देंगे आप? गोमती नाले से कम नहीं है यहाँ पे बता रहे हैं हमारे साथ मौजूद एक ऑडियंस में से सदस्य। तो फिर कैसे भरोसा करें कि यमुना को आप नाले से बेहतर बना देंगे? जी, देखिए हमने गंगा जी का पानी 2017 के पहले का और 2017 के बाद का आप देखें बहुत साफ हुई। साबरमती हमने साफ किया। आप देखिए साबरमती किसी जाने जब अहमदाबाद शहर आप जाते थे तो साबरमती नाला हो गया था, साबरमती हमने साफ किया। गोमती में एक बड़ा घोटाला अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ और उस घोटाले की जांच सरकार है तो कुछ नहीं हो पाया वहां पर, क्यों? सफाई के मामले में विलंब हुआ। निश्चित उसको उस पर भी काम चल रहा है। सर अखिलेश यादव तो पहले थे, इतने सालों से तो अब आप लोग हैं यहाँ पे। अखिलेश यादव कर गए थे उसकी नहीं उसी की बात बता रहा हूँ। अब एक प्रकल्प के लिए पैसा अलॉट हुआ, वो पैसा लोग पचा गए। अब दूसरा जब तक उसके लिए प्रावधान नहीं होगा और जब तक पुरानी जांच नहीं कंप्लीट होगी तब तक काम नहीं पूरा होता। हमारे यहाँ जो काम करने की जो पद्धति है उसमें कुछ निश्चित तौर पर जो है कुछ बाधाएं आती हैं। चलिए यहाँ पे लोग उम्मीद करेंगे कि इस तरह की कोई बात ना हो। प्रेम शुक्ला जी की साफ होंगी। यहाँ पे ऐसी कोई बात जनता उम्मीद करेगी कि नहीं हो कि केजरीवाल जी ने इतना कुछ गड़बड़ कर दिया तो हम कर नहीं पा रहे हैं। जैसा अभी यहाँ पर हमने सुना कि मोदी जी का स्टाइल ये है कि वो पर्सनल निगरानी करते हैं और वो फौरन काम करवाते हैं। तो जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, शायद यमुना रिवर फ्रंट भी जल्दी देखने के लिए मिलेगा। रामकृपाल जी भी इस बात को मेंशन कर रहे थे कि बहुत निगरानी करते हैं मोदी जी। और किसी का यहाँ सवाल? आपका भी सवाल एक है। तो अभी इन कुछ महीनों में फ्रीबीज की काफ़ी ज़्यादा बातें हुई। हाँ। इन्हें मुफ्त की रेवड़ियाँ बताया गया। तो मेरा सवाल है प्रेम जी से कि जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे तब तक भाजपा सरकार ने लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों का उल्लंघन किया था और उन्हें फ्री की रेवड़ियाँ बताई थी, और अब सरकार होने के बाद उन्हीं रेवड़ियों पे आगे काम करने की बात कर रहे ये हैं। तो लोगों के मन में ये सवाल है और इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद लूंगी आपसे प्रेम शुक्ला जी। की रेवड़ियां आप भी दे रहे हैं तो आपकी रेवड़ी बेहतर क्यों? एक ब्रेक के बाद।
हम लोग चर्चा कर रहे हैं आने वाले दिन कैसे होंगे दिल्ली वालों के लिए। प्रेम शुक्ला जी, आपके लिए एक सवाल था इसके पहले। रेवड़ी कल्चर सब फॉलो कर रहे हैं, केजरीवाल की रेवड़ी को आपने बुरा भला कहा, पर अब सब पार्टियां वही कर रही हैं, तो फिर ऐसा क्यों? या ये भी सवाल है कि क्या इस पर अंत लगेगा? बहुत सारे लोग इससे परेशान भी हैं। देखिए, रेवड़ी और सशक्तिकरण में अंतर समझना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे? 6 साल पहले जब नहीं, तो जब वही चीज केजरीवाल जी कर रहे हैं तो वो रेवड़ी हो जाती है, आप लोग कर रहे हैं तो सशक्तिकरण ही कैसे? नहीं, केजरीवाल जी नहीं, सुन लीजिए, वही बता रहा हूँ मैं आपको। हमने जो है किसान सम्मान निधि शुरू की, तो किसान को बीज खाद के लिए पैसा उपलब्ध हुआ, उससे उपज बढ़ी, इससे किसी प्रकार का जो है नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली की बात करते हैं जहाँ फ्री बस राइड, बिजली पानी मुफ्त की बात थी, या महिलाओं को पैसा देने की बात थी, उसका क्या हुआ? समझाता हूँ, उसी पर आता हूँ मैं उसी पर आ रहा हूँ मैं नगमा जी, उसी पर आ रहा हूँ मैं। हम नारी सशक्तिकरण किया, लोगों के अकाउंट में पैसे डाले, नारियों की क्रय शक्ति बढ़ाई। दिल्ली में जो है आपने कहा महिलाओं को बस तो फ्री कर देंगे, कर दिया आपने, लेकिन डीटीसी की जो दुर्दशा है, एक नई बस आप नहीं खरीद सके साहब। डीटीसी जो है तबाह होने प्रेम की शुक्ला जी, आप जो कह रहे हैं सशक्तिकरण और रेवड़ी की बात, घनेंद्र भारद्वाज जवाब देना चाहते हैं। जल्दी से घनेंद्र जी, समय बहुत कम है। घनेंद्र भारद्वाज, चैनल पे लोग बता रहे हैं कि पानी का बिल बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी वालों के पास एक ही काम है, सुबह से शाम तक अरविंद केजरीवाल को गाली दो, अरविंद केजरीवाल की नीतियों का विरोध करो। पिछले 11 साल यही कहते थे, अरे अरविंद केजरीवाल फ्री दे रहा है, फ्री दे रहा है, फ्री दे रहा है, फ्री दे रहा है, फ्री दे रहा है। अब तुमको दे रहा है, अब वही, अब तुम्हें चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए फिर अरविंद केजरीवाल के कंधे पे लग के, मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल के कंधे पे हथियार रखे आपको करना पड़ा ना। आखिरी में आपको मानना पड़ा ना, आखिरी में आपको मानना पड़ा ना कि अरविंद केजरीवाल के बगैर आपकी सरकार बुरी तरह भी हारे हो, आपको लोग वोट नहीं देंगे। अभी कल ही हारे हो, आज फिर शुरू हो गए। वोट किस पे मांगा? अरविंद चलिए उम्मीद करेंगे घनेंद्र भारद्वाज जी की आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष का रोल निभाएगी और अब कड़े सवाल पूछेगी कि काम जो वादे किए थे वो हो क्यों नहीं रहे। एक ब्रेक ले रहे हैं फिर, और उसके बाद लौटते हैं इस चर्चा पे। अब हम लोग कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हैं, वक्त कम है। एक छोटी टिप्पणी मैं आप तीनों से चाहूंगी, आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार से क्या उम्मीद की जाए, क्या भविष्य देखते हैं आप यहाँ? देखिए, मैं केवल 2 चीज़ें कहूँगा। अब आने वाली सरकार जो होगी, कम से कम ये होगा, अगर कोविड जैसी कोई चीज़ आ भी जाती है, अगर सड़क नहीं बनेगी तो शीश महल भी नहीं बनेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रैपिड रेल का पैसा जो होता था, कोर्ट को ये नहीं कहना पड़ेगा कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम आपका विज्ञापन रोक करके पैसा। तो बड़ी उम्मीद है लोगों को कि अब इस तरह से चीजें रुकेंगी। बहुत उम्मीद है, क्योंकि हिस्टोरिक मैंडेट मिला है और भाजपा का स्लोगन भी था, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। बदलाव तो आ गया। अब लोगों का स्लोगन है कि भाई बहाने नहीं, काम काज चाहिए। तो काम तो करना पड़ेगा अब, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत ही जागरूक है। ये 5 साल में काम करना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली राजधानी है और किसी भी देश की राजधानी उसका आईना होता है। तो दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण है, इंक्रोचमेंट, अनऑथराइज कॉलोनी, ये गंदा पानी, बिजली के लटके तार, ये सारी चीज़ें जो है, वाटर एवोकेशन का कोई प्लान नहीं है, यमुना और आपका कूड़े के पहाड़, ये हमारी कैपिटल नहीं हो सकती। ये चेहरा कैपिटल का नहीं हो सकता, ये बदलना चाहिए। और सरकार अब सामूहिक सरकार आई है, दिल्ली में भी, केंद्र में भी, आसपास के राज्यों में भी। तो अब एकजुट होकर काम करेंगे और बदलाव लाएंगे। डबल नहीं, ट्रिपल इंजन। और उम्मीद यही है कि अब अगले 5 सालों के बाद दिल्ली एक बदली हुई दिल्ली दिखेगी। शायद लोगों को बहुत उम्मीद है कि अब बदलाव के लिए वोट किया है तो बहाने नहीं, काम चाहिए। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का, और उम्मीद है कि सरकार लोगों की इस उम्मीद पर खरी उतरेगी। शुक्रिया।